कि अप्रैल में ये सरकार चुनाव कराएगी। इनकी खुद की प्रतिष्ठा बहुत धूमिल हो चुकी है चुनाव ना कराने से। इस विधानसभा में अगर माने तो जब चुनाव को पलटना था तो सीधे तौर पे पंजाबी वर्सेस गुर्जर कर दिया गया चुनाव। ये अपने घर ही बचा लें, इनके घर में ही सेंध लग चुकी है। कृष्णपाल जी अपने घर को ही बचा लें, वही बहुत है। चुनाव आने पे आंकड़ा मैं आपको दे दूंगा, जो सेंध ये मेरे यहाँ लगाना चाहते हैं उससे ज्यादा सेंध इनके घर में लग चुका। अब कृष्णपाल गुर्जर का एक वक्त चल रहा है जैसा आम लोगों की धारणा है। जो काम गिनाते हैं मैं आपको बता दूं, तहसील कहते हैं हम लेके आए, पैरा फेरी रोड हमने बना दी, बड़खल झील हम भरने जा रहे हैं, बड़ा सा बस अड्डा लेके आ गए, ये सारे काम वो भी गिनवाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कोई एक काम बढ़िया किया होगा? सीमा त्रिखा का स्पेसिफिक नाम लेके कहेंगे। इनका तो प्रमुख मुद्दा है और आज ये कहते हैं हम एसटीपी से भरेंगे। वैसे तो उम्मीद नहीं है क्योंकि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हो, मजबूत कैंडिडेट भी हैं इस वक्त। इस विधानसभा की बात की जाए तो आपसे मजबूत कैंडिडेट फिलहाल सीमा त्रिखा को टक्कर देने की बात की जाए तो कृष्णपाल गुर्जर जी को बीजेपी ने टिकट दिया था और लोग ये कहते थे कि भाई ये वीकेस्ट कैंडिडेट है। आपका लगभग 20,000 वोट उजाड़ दिया गया। सूरज जी पिछली बार मुझे मात्र 15 दिन मिले थे। हाँ 15 दिन। काउंसलर्स को 2-2 करोड़ रुपए की लॉलीपॉप पिछले 5 साल से पकड़ा रखी। लेकिन वो पनडुब्बी वाला मेथड क्या था जो 15 दिन में पूरा क्रैक कर दिया 2,500 चुनाव पे लाकर? नमस्कार, मैं सूरज भान और आप देख रहे हैं पिनाका टाइम्स का खास एपिसोड फेस टू फेस। आज ज़्यादा लंबा चौड़ा परिचय नहीं देंगे क्योंकि आप चेहरा देखते ही पहचान जाएंगे। फरीदाबाद एनआईटी यानी बड़खल विधानसभा, पहले एनआईटी मेन, आज भी एनआईटी यही रहता है लेकिन नाम बड़खल विधानसभा है। जाना माना चेहरा और एक प्रसिद्ध व्यक्ति, मृदुभाषी हैं, चेहरे से ही बहुत जिसे कहते हैं सरलता झलकती है। चौधरी विजय प्रताप चुनाव लड़ चुके फरीदाबाद बड़खल विधानसभा से हमारे समक्ष हैं। अच्छे और कड़वे सवाल जो हमारी परिपाटी है दोनों से रूबरू कराएंगे, बने रहें हमारे साथ। सबसे पहले स्वागत है विजय जी हमारे कार्यक्रम में। एक परंपरा है, संक्षिप्त परिचय, अध्ययन, राजनीति में कैसे प्रवेश किया, जो भी पारिवारिक है। जी जी जी, राजनीति में तो पीढ़ियों से हैं। मेरे दादाजी चौधरी नेतराम जब पंजाब हुआ करता था, हरियाणा नहीं था, तो गुड़गांव के पहले डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और जिला परिषद के चेयरमैन रहे। और उस समय फरीदाबाद, पलवल, मेवात, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव इसको मिला के एक जिला होता था। तो दादाजी के समय से ही परिवार राजनीति में है। पिताजी फिर 82 में एमएलए बने और 5 दफ़ा रहे। तो कॉलेज के बाद से ही 94 समझो बाबूजी के साथ लग गए और तब से अब तक उन्हीं के साथ काम करते रहे। 2019 में पहली दफ़ा जब बाबूजी ने राजनीति, एक्टिव पॉलिटिक्स, इलेक्शन वाली पॉलिटिक्स छोड़ दी तो उन्होंने 2019 में मेरे को चुनाव लड़ाया। तो बीकॉम मैंने किया है शहीद भगत सिंह कॉलेज से 95 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। लॉ मैंने 2 साल किया लेकिन फिर बिजी होने की वजह से पॉलिटिक्स में आगे मैं परसू नहीं कर पाया। ये था संक्षिप्त परिचय। अब जो राजनीति में आपने कदम रखा, शुरू से कांग्रेस में आप अच्छा पारिवारिक पृष्ठभूमि, पिताजी 5 बार रहे, राजनीति की फील्ड आपने क्यों चुना? क्योंकि आपके 3 भाई और भी हैं। आपने राजनीति फील्ड क्यों, आपके बड़े भाई भी हैं, छोटे भाई भी हैं, आपने इस फील्ड को क्यों चुना? देखो, कई दफ़ा ना नियति अपने आप करती है काम। मतलब मेरा मन पॉलिटिक्स में नहीं था शुरू में। मैं बहुत ज़्यादा जो ना एकांत रहने वाला आदमी था और खेलने में बड़ा इंटरेस्ट है। क्रिकेट में खेलता था तो मेरी इच्छा थी कि मैं भी एक क्रिकेटर बनूं। हाँ, बड़ी मेहनत करता था। और लेकिन अचानक मेरे कॉलेज जाने के बाद ऐसी व्यवस्था बनी पॉलिटिक्स में, पिताजी मिनिस्टर थे और पीछे कार्यक्रम थे, तो भाई का इंटरेस्ट पहले था बड़े का, लेकिन वो धीरे धीरे कम होता चला गया कुदरती, और मेरी ड्यूटी लगती चली। तो फाइनली 96 का मुझे याद है, चुनाव जब चल रहा था तो उस समय मेरे को चुनाव प्रबंधन का कोई ज़्यादा तजुर्बा नहीं था। तो वो चुनाव हम हारे थे 96 का, मुझे याद है। तो उस चुनाव में मैं सिर्फ ना देख रेख मामूली, और चुनाव पूरा होते होते मेरे को महसूस हुआ कि मुख्य जिम्मेदारी मेरी आ चुकी है। तो अपने आप ही होता चला गया और उसके बाद फिर मैं इस जिम्मेदारी को उठाता चला गया। चुनाव की बात करें, चुनाव प्रबंधन आपने कहा 96 का पहला अनुभव रहता है, और ये तो जिंदगी की एक सक्सेसफुल आदमी ने लिखा है कि जो आदमी कभी हार नहीं मानते वो हार से भी सीख लेते हैं। और जिसका ये परिणाम हमें देखने को मिला कि अगर आप पहला और लास्ट ईयर 2019 का विधानसभा चुनाव लड़े
32,000 के जीत के मार्जिन को 2,500 पे आपने समेट दिया। ये एक कला ही है। खैर, अब चलते हैं कुछ अपने शहर के अंदर। इसमें आपने बड़खल विधानसभा में खास तौर पे वोटरों का कैसे मन जीता लास्ट टाइम चुनाव में, क्योंकि एक बहुत बड़ा मार्जिन था, 32,000 वोटों का मार्जिन था। पिछली बार जब विधायक सीमा रेखा जीती जो भाजपा से, आपके पिता से ही जीती थी और 32,000 वोटों के मार्जिन से जीती थी। और इस बार इस एकदम से ऐसा आपने क्या कर दिया कि मार्जिन आके 2,500 पे सिमट के रह गया? देखिए, उसके कई कारण हैं, मार्जिन के कई कारण होते हैं। जब वो 2014 में जीती तो 10 साल कांग्रेस की सरकार लगातार रही थी, तो एंटी इनकम्बेंसी हो गई, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं, फिर कुछ माहौल देश में ही परिवर्तन का था। तो उस वजह से लोगों ने कहा कि भाई एक बार हम, मतलब व्यक्तिगत नाराजगी चौधरी महेंद्र प्रताप जी से लोगों को नहीं थी, क्योंकि अगर डेवलपमेंट देखा जाए तो हमारा जो बड़कल हल्का है उसमें विधानसभा का अगर आप डेटा लेंगे तो पूरे हरियाणा में शायद जो टॉप 5 कंस्टिट्यूंसीज है उसमें बजट में आता था 800 करोड़ से ज़्यादा के डेवलपमेंट वर्क्स हुए। लेकिन लोगों ने कहा कि भाई हमें व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है, पर हम चेंज करके देखना चाहते हैं। हाँ, 2014 चेंज में लोगों ने उनको जिताया, तो एक दफा जीत जाते चेंज में तो दूसरी दफा स्वाभाविक है मार्जिन घटता है। और एक तो वो कारण रहा। दूसरा, मैं 94 से लगातार पॉलिटिक्स पिता के साथ देख रहा हूँ, तो तकरीबन 25 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरे को उन्होंने चुनाव लड़ने का मौका उन्होंने और पार्टी ने दिया। क्या डिफरेंस मानते हैं आपने चुनाव को, यानी कि जब पिता ही चुनाव लड़ते हैं तो आप खुद लड़ते हैं, इसमें महीन डिफरेंस क्या होता है? क्योंकि कहते हैं ना कि किसी को लड़वाना और खुद लड़ना। नहीं, उनको वो लड़ रहे हैं तो मैं ही लड़ रहा हूँ, और मैं लड़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे चुनाव में उन्होंने अपने से भी ज़्यादा मेहनत की। लेकिन उसमें डिफरेंस इतना रहता है कि मैं थोड़ा टोटल मैनेजमेंट देख लेता था। इस चुनाव में मैं मैनेजमेंट पे ध्यान कम दे पाया क्योंकि मैं खुद कैंडिडेट था, तो ये डिफरेंस रहा है, अदरवाइज कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, जो अब आज का माहौल चल रहा है हरियाणा के अंदर, हमने ऑब्जर्व किया, काफ़ी लोगों से बात करी, कहीं ना कहीं दबी जुबान में एक आवाज़ अब लोगों में चल पड़ी है कि हरियाणा में सेंटर की, तो मैं आपको स्पष्ट बता दूं क्योंकि आप जानते हैं, स्पष्टवादी हूँ, सेंटर में उम्मीद नहीं है मुझे बिल्कुल भी। आम आदमी अभी भी कह रहा है कि सेंटर जो है वो मोदी का आपके पास कैंडिडेट नहीं है। लेकिन हरियाणा में ऐसा क्या हो रहा है कि सुनने को मिल रहा है कि हरियाणा में सरकार बदल सकती है? देखो, पहली बात तो मैं बताऊं, सेंटर में भी मेरा ये मानना है, मेरा अपना अनुभव भी है, चीजें आखिरी दौर में बिल्कुल बदलती हैं। लेकिन सेंटर में आपके पास 96 में जब कोई एक चेहरा बता दीजिए, 96 में जब मेरे पिताजी लगातार 3 चुनाव जीते 96 तक, तो कृष्णपाल गुर्जर जी को बीजेपी ने टिकट दिया था, और लोग ये कहते थे कि भाई ये वीकेस्ट कैंडिडेट है। महेंद्र प्रताप जी को घर बैठ के सीट निकल गई, और लास्ट के 10 दिन में ऐसा मामला पलटा कि कृष्णपाल जी ने बड़े मार्जिन से ये सीट जीती। ठीक है जी, हालांकि 2005 में बाबूजी ने उससे भी डबल मार्जिन से जीती। तो पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है 10 दिन में आखिर के बदल जाता है परसेप्शन। हाँ, चुनाव आपने 15 दिन में बदला था, तो पिछला विधानसभा। तो मोदी साहब वाला परसेप्शन भी लोगों का बदल रहा है। राहुल गांधी जी के प्रति जो इमेज थी वो भी बदल रही है। दुनिया की सबसे ऐतिहासिक और बड़ी यात्रा उन्होंने की है। मेन बात ऑर्गेनाइजेशन का है। कांग्रेस का अगर स्ट्रक्चर जो लोग अपेक्षा करते हैं उस अपेक्षा से केंद्र में बन जाएगा तो लीडरशिप की कोई कमी नहीं है। मैं समझता हूँ डट के मुकाबला होगा। हरियाणा में कांग्रेस आ रही है, ऐसी आवाज लोगों में चल रही है, इसका बेसिक हरियाणा में तो देखिए, मुझे जो लगता है, जो मेरा पूरे हरियाणा में इस दौरान मैंने 3 साल लगातार हर जगह में मीटिंग्स में गया हूँ, तो हरियाणा में तो माहौल ये लग रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं। जो खट्टर सरकार ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे वो रोजगार का हो, महंगाई को 4 गुना कर्ज बढ़ गया स्टेट पे, करप्शन बहुत ज़्यादा है, हमारे फरीदाबाद से लेकर कहीं चले जाओ हर जगह, रोड्स की हालत ख़राब है, इन्वायरमेंट देख लीजिए आप, दुनिया के टॉप जो पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं उनमें हमारा नंबर है। तो कहीं भी गवर्नमेंट जो है ना किसी भी मोर्चे पे सफल नहीं है। हरियाणा में तो मुझे लगता है बदलाव तय है। हरियाणा में बदलाव तय है, आप मानते हैं। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें, शीर्ष नेतृत्व तो जब भी अपना विश्वास जमा था, अगर आम लोग ये कहता है अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा पे विश्वास पूरा जमाया गया तो परिवर्तन हो सकता है, लेकिन खींचतान देखी गई। अशोक तंवर थे, काफ़ी खींचतान रही, सरेआम पब्लिक के रोड के बीच में मारपीट हुई उनकी दिल्ली के अंदर। अशोक तंवर ने पार्टी भी छोड़ दी। तो जिला अध्यक्ष और जो संगठन है इसमें तालमेल नहीं हो पाता, ऐसा क्यों? देखो, मैंने अभी पहले भी कहा कि जो संगठन की कमी है वो हमें नुकसान दे के गई है पार्टी को।
और पिछले बहुत सालों से दे रही है। लेकिन जहाँ तक हरियाणा का ताल्लुक आता है, देखिए लीडर चीफ मिनिस्टर एक आदमी बनता है, और ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर एक बनता है तो बाकी लीडर नहीं होते, सब लोग मिलकर बनाते हैं, सबका योगदान होता है, किसी का कम किसी का ज़्यादा। लेकिन उन चेहरों में से जो सबसे पॉपुलर और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चेहरा होता है वो सिलेक्ट किया जाता है। वो चेहरा निसंदेह भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, और उनके साथ हर जिले में बल्कि हर कंस्टिट्यूंसी में मैं देखता हूँ जो बड़े चेहरे हैं कांग्रेस के, जिनके पीछे लोगों का भरोसा है, क्रेडिबिलिटी है, उनके साथ है। लेकिन पूरी टीम मिलकर चुनाव मनाती है, और मुझे लगता है कि हुड्डा साहब के नेतृत्व में अब मामला बिल्कुल क्लियर है कि हाईकमांड ने उनको जिम्मेदारी देने का मन बनाया। पार्षद चुनाव सिर पर है, शायद बीजेपी ना भी कराए या करा ले, हालांकि आवाजें आती हैं, कई बार आ रही हैं। हालांकि हमने अभी तक इसका ना अपने पेज पे ना अपनी साइट पे जिक्र किया, क्योंकि अभी तक पुख्ता कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम मानते हैं अप्रैल में चुनाव होते हैं पार्षद के जी, तो फरीदाबाद की 45 सीटों में से पहला तो यही था कि अनाउंस हो चुका है कि इस बार कांग्रेस सिंबल पे लड़ेगी, ये क्लियर है बिल्कुल। तो आप कितनी सीटें अनुमानित करते हैं, कितनी सीटें आ जाएंगी? देखिए, अभी तो ये बार बार कभी परिसीमन के बहाने, कभी जनगणना के बहाने कोई ना कोई टेक्निकल पॉइंट लगाकर 1.25 साल से नगर निगम के चुनाव को नहीं कर रहे। पर मुझे पूरी उम्मीद है कि अप्रैल में ये सरकार चुनाव कराएगी। इनकी खुद की प्रतिष्ठा बहुत धूमिल हो चुकी है चुनाव ना कराने से, तो शायद हो सकता है इनको इस बात का ख्याल आ जाए और अप्रैल में कराएगी। कांग्रेस पहले तय कर चुकी है कि मेयर का चुनाव भी और कॉरपोरेशन काउंसिलर्स का चुनाव भी सिंबल पे हम लोग कराएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं, मैं ऐसा तो नहीं कह सकता स्पेसिफिक कि भी कितनी सीटें आएंगी, लेकिन फरीदाबाद मेयर का चुनाव कांग्रेस जीतेगी, ये मुझे मालूम है, यकीन है मेरा। और देखिए, आप काउंसिलर्स भी मेजोरिटी में कांग्रेस के आएंगे। आप लड़ते हैं मेयर का चुनाव, वैसे तो उम्मीद नहीं है क्योंकि आप विधानसभा की तैयारी कर रहे हो, मजबूत कैंडिडेट भी हैं इस वक्त। इस विधानसभा की बात की जाए तो आपसे मजबूत कैंडिडेट फिलहाल सीमा त्रिखा को टक्कर देने की बात की जाए तो और कोई नहीं है, या सीमा त्रिखा ही आपको टक्कर दे, दोनों एक दूसरे के ही टक्कर वाले कैंडिडेट हैं। मेयर के लिए कैंडिडेट कहाँ है आपके पास? आपके पास जिलाध्यक्ष तो है ही नहीं, मेयर कैंडिडेट कहाँ से ले आएंगे और कौन लेगा मेयर की टक्कर? देखो, जिलाध्यक्ष तो हमारे पास पिछले चुनाव में भी नहीं थे, तो भी 90 कैंडिडेट हमारे रहे हैं विधानसभा के। संगठन का तो मैं पहले ही कह चुका हूँ, हमारी तरफ से कमी रही है और वो उसको अब जल्द सुधारा जा रहा है। बहुत जल्दी आपको अच्छा संगठन तो मेयर का चेहरा किसे मानते हैं आप? देखो, ये तो पार्टी तय करेगी। फिर भी बहुत लोग हैं हमारे यहाँ, ऐसा नहीं है भाई। देखिए, मेरी बात सुनो, बहुत मैं तो सीधा सवाल पूछता हूँ आपको, बहुत लोग। देखो, मैं तो कैंडिडेट नहीं हूँ, मैं क्योंकि विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं आप, विधानसभा लड़ा हूँ। मेरा विधानसभा का ही फोकस है, और मेरा कॉरपोरेशन में मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ूंगा। बाकी पार्टी जो जिम्मेदारी मुझे देगी, चुनाव तो मैं नहीं लड़ूंगा, बाकी पूरी चुनाव की प्रबंधन की, चुनाव लड़ने की जो भी मेरे को जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से मिलेगी, मैं उसे पूरा में निभाऊंगा, जैसे मैंने भारत जोड़ो यात्रा में निभाई थी। मुझे इतना, आप एक बड़ा सिंपल सवाल है, आज की डेट में अगर माने जाए तो कहते हैं हर किसी का एक वक्त होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज की डेट में अगर फरीदाबाद की बात करें तो चौधरी कृष्णपाल गुर्जर का एक वक्त चल रहा है, जैसा आम लोगों की धारणा है, क्योंकि पिछला चुनाव मार्जिन जीते, उससे बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते, चाहे वो मोदी वेव मान ले या उनके अपनी मेहनत मान ले। फरीदाबाद के 45 पार्षदों में अगर आज भी हम जमीनी स्तर पर पता करते हैं तो पकड़ कहीं ना कहीं उनकी बाकी लीडरों से ज्यादा है। तो ऐसे में आपका मेयर कैसे सीट निकाल पाएगा, एक बड़ा सवाल निकल के आता है। क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूं, पिछले पार्षद चुनाव में चाहे वो कांग्रेस के ही बाय हार्ट कांग्रेस के रहे हो पार्षद, यानी बीजेपी कैंडिडेट के विरुद्ध लड़े हो, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया तो वो सब के सब कृष्णपाल का झंडा उठा के चले। कई पार्षद सीटें ऐसी मैं आपको गिनवा सकता हूँ, टिप्स पे है। ऐसे में उनके कैंडिडेट को टक्कर दे पाना कांग्रेस कैसे देगी टक्कर, ये बड़ा सवाल है। देखिए, ऐसा पिछले चुनाव में और इसमें अंतर है। कांग्रेस इस दफा सिंबल से लड़ रही है, पहले हम लोग सिंबल से नहीं लड़े, ये गलती रही है, और उसका लाभ आप देखिए कि बीजेपी ने उठाया। जहाँ भी हमारे समर्थित कैंडिडेट रहे हैं वहाँ बहुत अच्छी वोटें आई, कहीं 4000, कहीं 5000, 3000, इस तरह की वोटें जो कांग्रेस के समर्थित थे। पर सिंबल ना होने का जो नुकसान था वो कांग्रेस को मिला। हम बड़कली देख लें तो 5 सीटें 10 में से बीजेपी जीती और बीजेपी 5 हारी, 5 जीती। अगर सिंबल होता तो शायद परिस्थिति और भिन्न हो सकती थी। तो एक तो ये पिछला और इस चुनाव में अंतर है। कृष्णपाल जी ने
काउंसलर्स को 2-2 करोड़ रुपए की लॉलीपॉप पिछले 5 साल से पकड़ा रखी, और सारे काउंसलर्स में विरोध है इस बात का कि वो अपने काम के लिए लोगों को इस्तेमाल कर लेते हैं और फिर उसके बाद ग्रांट उन काउंसलर्स को नहीं दी। सारे लोग परेशान हैं। फरीदाबाद से उन्होंने बहुत वायदे किए थे, उसके बदले में सबसे बड़ा घोटाला फरीदाबाद से उन्होंने लोगों को दिया है। काम आप देख ही रहे हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर इन्होंने 2% काम भी पूरा नहीं किया है। बड़कल लेक को ये पिछले 8-9 साल से भर रहे हैं। सूखी तो आपके टाइम पे थी। देखिए सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हमारे टाइम पे नहीं सूखी, मैं इस बात को कह ही नहीं रहा, लेकिन ये एक मुद्दा बना और इस मुद्दे का नुकसान हमें हुआ। बिल्कुल हुआ। लोगों ने कहा कि बड़कल लेक सूख गई है, उसका कारण रहा है कि उस समय माइनिंग होती थी। बिल्कुल एग्जैक्टली। और माइनिंग में जो पानी रोक लिया जाता था, जो सोर्सेस थे वो और उसका स्रोत है वो डाइवर्ट किया जाता था, उस वजह से इसको नेचुरल सोर्सेज से नुकसान हो गया। सुप्रीम कोर्ट के माइनिंग बंद करने के बाद ये उम्मीद जगी कि शायद दोबारा से यहाँ पानी आ जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारी सरकार बदल गई। मैं इसमें ये नहीं कहता कि इसमें हमने कोई उस समय काम किया, नहीं किया। बड़कल लेक पे उस समय काम नहीं हुआ, क्योंकि उस समय हालात कुछ ऐसे थे कि बीजेपी और इनेलो की सरकार के शासन के बाद जिले की हालत इतनी खराब हो गई थी, कोई रोड नहीं बचा था, कोई डेवलपमेंट नहीं था, सीवर नहीं था, पार्क नहीं थे। तो हमारी प्रायोरिटी उस समय कांग्रेस की ये थी, और प्रायोरिटी में आप देखिए हमने मेट्रो लाए, ठीक है ना, सारे रोड्स बनाए हमने। मेट्रो की घोषणा तो बीजेपी ने भी करी है 25 दिसंबर 2018 घोषणा की हुई अभी तक तो नहीं। बल्लभगढ़ तक घोषणा आप देखिए, बल्लभगढ़ तक पूरी कांग्रेस ने की है। प्रधानमंत्री आए थे और उन्होंने बल्लभगढ़ से अभी तक ना पलवल तक ले गए, गुड़गांव की उन्होंने घोषणा की, डीपीआर बना दिए, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। हमारे टाइम में बदरपुर का पुल बना और ये मेट्रो भी बनी। तो प्रायोरिटी की वजह से हम बड़कल को टेकअप नहीं कर पाए, उसका नुकसान रहा। लेकिन 9 साल से इनका तो प्रमुख मुद्दा है, और आज ये कहते हैं हम एसटीपी से भरेंगे, तो इसको ओखला टैंक बनाएंगे क्या? पूरे शहर में सीवर बह रहा है, पूरे शहर में। ये सीवर का निदान नहीं कर सकते आप। भरे पड़े मीडिया, सोशल मीडिया, RWS रोके जाते हैं जी, हमारे 1-2 महीने हो गए, बच्चे निकल नहीं पाते बरसात में, उसका ये निदान नहीं कर पा रहे। ये सीवर को ट्रीट करके उसमें डालेंगे। जो इनके STPs हैं, जो वाटर रिजर्व है, जो इनके बूस्टिंग स्टेशन हैं, वो बरसात में 4-4 फीट डूब जाते हैं, वहाँ से चलना मुश्किल हो जाता है। अधिकारी तक नहीं पहुँच पाते हैं, जो कर्मचारी हैं वो नहीं पहुँच पाते हैं। अब ये इसको यहाँ ओखला बनाना चाहते हैं कि वो ओखला वाली बदबू इस इलाके में रहेगी, STP। इनके काम तो करने नहीं है, ये मुझे भी मालूम है। इस योजना को कोई बढ़िया रूप हम देंगे, नेचुरल तरीके से हमारी सरकार आ जाएगी, हम इसको प्राकृतिक रूप से इसको भरेंगे, ये हमारे ही समय में होगा। ये जो करने जा रहे हैं ये गलत करने जा रहे हैं। तो इतने सारे मुद्दे जो इन्होंने वायदे थे कोई पूरा नहीं किया। तो कृष्णपाल जी किस मुद्दे को लेकर कॉरपोरेशन में आएंगे मुझे नहीं लगता। और अब कांग्रेस सिंबल से लड़ाएगी और मेजॉरिटी कांग्रेस की आएगी, मेरा ये विश्वास है। इस विधानसभा में स्पेसिफिक माने, कुछ कड़वे सवाल हैं ये। जी जी बिल्कुल कीजिए। इस विधानसभा में अगर माने तो जब चुनाव को पलटना था तो सीधे तौर पे पंजाबी वर्सेस गुर्जर कर दिया गया चुनाव, ये स्पष्ट था। और किसने किया ये बताइए। ये आपको ही पता और मुझे भी पता है। हमने तो नहीं किया। आपने नहीं किया, जिन्होंने मुद्दे थे उन्होंने मुद्दा उठाया। चलो हमने नहीं किया, ये बात आप कह रहे हैं तो मुझे खुशी है, हमने नहीं किया। पंजाबी वर्सेस गुर्जर कॉन्स्टिट्यूंसी लड़ी गई है, उसमें क्या रहा कि पहले जो आपने बताया एंटी इनकम्बेंसी थी, बीजेपी का बूम था 2014 में, सब कहते हैं बदलाव था। 2019 में आपने इस क्रैक को कैसे तोड़ा? क्योंकि अगर हम बूथ वाइज मेरे पास डाटा है तो आपने ज्यादातर वोट NIT से प्राप्त किए, ऐसा क्या कारण रहा? देखिए ये तो लोगों के भरोसे और प्यार की बात है, और सारी दुनिया जानती है, पूरा फरीदाबाद तो कम से कम जानता है कि जब ये शहर बसा था तो उस समय मेरे दादाजी चेयरमैन थे, चौधरी नेतराम, और उनका बहुत बड़ा योगदान इस शहर को बसाने में था। शायद सभी लोगों को ना भी मालूम हो, पहले इस शहर को NIT को बसाने की जो प्लानिंग थी वो डिप्टी कमिश्नर ने ये रिकमेंड किया था कि माहौतपुर इलाका यमुना के पास, वो सारा इलाका उधर NIT को बसाया जाए। तब मेरे दादाजी ने कहा था कि भाई DC साहब, वो चेयरमैन होते थे, कि मतलब आप वहाँ बाढ़ के इलाके में पब्लिक को डुबोना चाहते हो क्या? यहाँ बसेगा टाउन, ये सबसे मुफीद जगह है। उन्होंने कहा यहाँ 2 गांव है, बोले दादा ने कहा ये 2 गांव में उठा दूंगा, इनको शिफ्ट कर देंगे। मनियारू गांव हुआ करता था। ठीक है जी।
तो वो दोनों गांव शिफ्ट भी हुए। इस शहर को बसाने में सबसे बड़ा योगदान शहर के जो 5, 7, 10 बड़े लीडर्स थे और उनके साथ मेरे दादाजी का था, लोकल लीडर होने की वजह से। तो हमने कभी भी ये जाति पाति की राजनीति भेदभाव की नहीं की, सारे परिवार जानता है। जितने भी पुराने लोग हैं आप उनसे व्यक्तिगत, खटक साहब हैं, लखानी साहब, उनसे पूछ सकते हैं मेरे दादाजी ने कितना सहयोग उस समय किया। और हमें इस बात की खुशी है कि भाई हम उनके वंशज हैं। मेरे पिताजी 5 दफ़ा रहे, उन्होंने कभी पॉलिटिक्स में जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया और मैं खुद नहीं। मेरा तो व्यक्तिगत जीवन भी आप जानते हैं कि मैं तो भाई कास्ट सिस्टम के पक्ष में नहीं हूँ। ये तो एक पहचान का माध्यम है कि भाई किसकी कास्ट में पहचान है। बाकी तो हमारा तो सनातन भी ये कहता है कि भाई सभी जीव ही वासुदेव कुटुंबकम, तो ईश्वर के अंश हैं। तो उसमें भेदभाव कास्ट के, जाति, धर्म, मत के हिसाब से करना, और लोग इस बात को जानते हैं, हमारा अमल है। इसीलिए लोगों ने इस मुद्दे को तूल नहीं दिया। अभी पिछले 6 महीने की बात करें, यानी कि 1 साल पहले, यानी लास्ट अगस्त में 2021 में खोरी पूरा तोड़ दिया गया। लगभग 50,000 की आबादी थी और 16 से 20,000 का वोटर था वहाँ। उसके बाद जमाई कॉलोनी टूटी गई। जमाई कॉलोनी के बाद कब्रिस्तान वाली रोड टूटी गई और अब आदर्श कॉलोनी का नंबर है, जो कि मुल्ला होटल से इस साइड जो नाले के ऊपर बसी हुई है, इसका भी नंबर हमें सुनने को आ रहा है। जो पब्लिक में आवाज है वो ये आवाज है कि वो सारा वोट बैंक, उसका 80% वोट बैंक आपका था। तो भाजपा एक रणनीति के तहत उसको तोड़ रही है और कितना नुकसान होगा आपको इससे? देखिए, बहुत दुख की बात है कि लोग वोट बैंक के चक्कर में लोगों के घर को जाड़ रहे हैं। हालांकि वो आदेश तो सुप्रीम कोर्ट का बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के तो तमाम आदेश हैं, लेकिन गवर्नमेंट किस लिए है? गवर्नमेंट रास्ता निकाले, सुप्रीम कोर्ट को ये कहे कि भाई इंसानियत के तौर पे हम किसी को उजाड़ नहीं सकते। हमने कहा है कि हम गरीबों को मकान देंगे। मेरा जो सवाल है वो ये, मैं सवाल पे आ रहा हूँ, आपके सवाल पे आऊंगा। तो पहली बात तो ये दुख की बात है कि ये कार्य नहीं होना चाहिए था। और ये काम मोदी साहब ने कहा मैं 2022 तक सबको मकान दूंगा, और मोदी साहब के ही लोग, और मोदी साहब खुद ही गरीबों को उजाड़ रहे हैं। इनका एजेंडा क्लियर है। ये देखते हैं कि ये वोट बैंक किसका है, इन्होंने मेजॉरिटी में वोट कहाँ दिया है, इनको उजाड़ो। ये काम ये कर रहे हैं। ये दुख की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। मुझे बहुत दुख है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि वोट की बात है, मुझे इस बात का दुख है कि गरीब को उजाड़ा जा रहा है। और रही बात वोट की, तो ये अपने घर ही बचा लें। इनके घर में ही सेंध लग चुकी है। कृष्णपाल जी अपने घर को ही बचा लें, वही बहुत है। चुनाव आने पे आंकड़ा मैं आपको दे दूंगा, जो सेंध ये मेरे यहाँ लगाना चाहते हैं उससे ज्यादा सेंध इनके घर में लग चुका। अब की बात मैं फिलहाल इसी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। वो वोट बैंक तो आपका टूटा है। हम आप तो यही कह रहा है कि क्योंकि एक साथ आप मान के चलिए कि अगर 20,000 वोट, क्योंकि वोटों को आप मेरे से बेहतर समझते हैं, आप पॉलिटिशियन हैं, कि अगर 2 वोट इधर पड़ते तो आपको 4 वोट का नुकसान होता है, आप 4 वोट से हारते हैं। आपका लगभग 20,000 वोट उजाड़ दिया गया। सूरज जी, पिछली बार मुझे मात्र 15 दिन मिले थे। हाँ, 15 दिन ही मिले थे, ये बिल्कुल क्लियर है। ठीक है ना। कोई भी परिस्थिति समीकरण ऐसे रहे कि मेरे को एनआईटी शिफ्ट कर दिया गया, पूरा 6 महीना उसमें मेरा लग गया। और संस्कार होने के नाते मेरे को ये भी तय नहीं था कि चुनाव मैंने लड़ना है, बाबूजी ने। मुझे 15 दिन मिले थे और अब तो मेरे पास बहुत टाइम है। ये वोट का जो गणित है ना, वो आप भी जानते हैं, मैं इनसे ज़्यादा बिठा लूँगा। बाकी तो ईश्वर की इच्छा है। इस गणित को तो मैं पहले दौर में ही तोड़ दूंगा। अंतिम सवालों की तरफ चलते हैं। बहुत शांत रहते हैं आप, बहुत ज़्यादा मार्केट में हल्ला गदर प्रदर्शन ये सब नहीं। ऐसे में नीचे से आप जिसे कहते हैं ना पनडुब्बी की तरह, आपने पिछली बार वोट काटे थे, क्योंकि 15 दिन के मात्र समय में और 5 साल वो विजिबल रहे। क्योंकि भाजपा की जो हमने पॉलिसी देखी, उन्होंने वीआईपी कल्चर तोड़ा है। माइंड नहीं करिएगा, ये कांग्रेस में वीआईपी कल्चर रहा है, बाहर जैसे काफी लोगों को वेट करना। इनके यहाँ क्या है कि ये किसी प्रोग्राम में पहुंच जाते तो आपकी सक्रियता कम रही, आप फील्ड में नहीं थे। लेकिन वो पनडुब्बी वाला मेथड क्या था जो 15 दिन में पूरा क्रैक कर दिया, 2,500 चुनाव पे ला के रख दिया? देखो, ये तो लोगों का प्यार है भाई साहब। ये लोगों का प्यार है कि जो आप जैसा व्यवहार करते हो लोगों के साथ अपने जीवन में, तो उसकी रिपेमेंट होती है। तो मैं तो इसे लोगों का प्यार मानता हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरे बस की है मुझे वो काम कर देना चाहिए, तो मैं करता भी हूँ, कोशिश भी करता हूँ, चाहे पक्ष में रहूँ चाहे विपक्ष में रहूँ। और बाबूजी की वजह से कह लो, मेरी वजह से कह लो, तो प्रशासन भी जो लोगों के वाजिब काम है हम कहते हैं तो मानता भी है। तो लोग महसूस करते हैं कि ये लोग वाजिब सिफारिश करते हैं, वाजिब काम करते हैं, तो हो सकता है उसका रिपेमेंट हमें मिला हो। बड़खल विधानसभा में
जो काम गिनाते हैं मैं आपको बता दूं, तहसील कहते हैं हम लेके आए, पैरा फेरी रोड हमने बना दी, बड़खल झील हम भरने जा रहे हैं, बड़ा सा बस अड्डा लेके आ गए, ये सारे काम वो भी गिनवाते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको नहीं लगता कोई एक काम बढ़िया किया होगा, सीमा त्रिखा का स्पेसिफिक नाम लेके कहेंगे? देखिए, तहसील बड़कल में बनी है तो सभी जगह बन रही है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर बार तहसीलें बढ़ती हैं। पहले एक बल्लभगढ़ में तहसील हुआ करती थी बहुत पहले, उसके बाद फरीदाबाद बनी, अब हर जगह तहसील उप तहसील बनती है, आबादी के हिसाब से बढ़ाई जाती है। बस अड्डा है, इसका 5 करोड़ का सैंक्शन जब चौधरी महेंद्र प्रताप जी मिनिस्टर से उद्घाटन करके तभी का आया हुआ है। ये तो रिकॉर्ड की बात है, आप कागज उठा ली, 5 करोड़ रुपए का उद्घाटन सैंक्शन, आफ्ताब अहमद जी मिनिस्टर थे और हमारे हल्का था, उद्घाटन हो चुका था, पैसा भी आ चुका था। इन्होंने काम लेट किया है अब इतने सालों बाद, तो ये कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है, तो हमारा ही किया काम था। पैरा फ्री ये 3 नंबर वाली हमने बनाई, मुल्ला होटल से लेकर प्याली तक, प्याली से बाटा अब तक ये पूरा नहीं कर पाए। तो पैरा फ्री तो ये कर ही नहीं रहे, काम तो कर ही नहीं रहे, ये सफाई नहीं कर रहे। आप इस रोड पे चले जाइए जो हमने बनाई, बौद्ध विहार पार्क बनाया, इसके साथ पूरे शहर का गंदा और कचरा वहां पड़ा हुआ है। थोड़ी सी बारिश में गाड़ियां पूरी इतनी 1-1 फीट पानी रहता है, तो ये तो उसको भी ठीक नहीं कर पाए। उपलब्धि क्या है? स्टेडियम आप देखिए कितने साल से बन रहा है, पता नहीं किसको ठेका दे दिया इन्होंने। ये कोई उपलब्धि, इनकी उपलब्धि क्या है? 8-9 साल से बड़कल बड़कल बोल रहे हैं, अभी तक तो हमें कुछ दिख नहीं रहा। और भरेगा भी अगर गलती से तो ये STP से भर जाएगा। ये सफाई ढंग से कर नहीं सकते, मुझे मालूम है, इस शहर को बदबू में और डाल देंगे। 166 करोड़ रुपए कह रहे हैं हम लेके आए हैं सीवर लाइन के लिए। पैसे तो ये हजारों करोड़ ला के नगर निगम के भी खा चुके हैं। आप देखिए ना, हजारों करोड़ इस नगर निगम के कहाँ गए? स्मार्ट सिटी के हजारों करोड़ कहाँ गए? ये कागजों में पैसा लेते हैं और खा जाते हैं। इन्हीं की सरकार कहती है दोषी हैं एजेंसियां, कार्रवाई होती नहीं है। भाई एग्जीक्यूशन कीजिए, टाइम पे काम कीजिए, पैसे का सदुपयोग कीजिए, पैसा तो जनता दे ही रही है, आप समय पे कीजिए ना। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 15 अगस्त 2014 को मझावली का पुल नितिन गडकरी जी ने उद्घाटन किया, कृष्णपाल जी मंत्री थे यहाँ। उन्होंने कहा कि इस योजना में से पूरा कर दूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो चुनाव भी लड़ गए, वो पुल पूरा नहीं हुआ, आज तक पूरा नहीं हुआ। अब 9 साल में अगर पुल पूरा नहीं हो रहा है और 9वें साल 10वें साल पूरा पुल करके आप लोगों को एहसान ठोक दो, तो मेरे समझ में ये कोई सोच नहीं है, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। समय सबसे बड़ी चीज है भाई साहब। पहली वाला बच्चा 10वीं में पहुंच जाता है, फिर आप रोड दे रहे हो उसको। वो बेचारा नर्सरी में जाता था, बोर्ड के एग्जाम दे रहा जब उसकी रोड बनी है, और अब तो रोड की मेंटेनेंस तक नहीं। फरीदाबाद की बदहाली आपके सामने है। चलिए, होली है और ये थे कुछ कड़वे और कुछ सीधे सवाल। होली पे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये इसके बाद शायद अगली बार होली जब होगी तो चुनाव की गूंज रहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पर बिल्कुल रहेगी। क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, होली पे मैं यही कहूंगा, ये तो भाईचारे और खुशी का, रंगों का त्योहार है, और हम जिस स्पिरिट के साथ इसे मनाते हैं वो स्पिरिट इसलिए है कि भाई जो साल भर कहीं किसी का गैप भी रह गया आपस में, तो उस गिले शिकवे को भी दूर करता है, एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार है। तो ये हमारी परंपरा रही है, लेकिन जो हम होली पे बनाते हैं इसको पूरे साल कंटिन्यू रखें, यही मैं सबसे कहना चाहूँगा कि इस त्यौहार की स्पिरिट को और हम बढ़ाएं, हमारा भाईचारा बढ़े, हम बटे ना, हम छोटी चीज़ पे बटे ना, मेरिट पे काम होना चाहिए, मेरिट पे बात हो और विश्वसनीयता एक दूसरे के प्रति बनी रहेगी, भरोसा कि भाई ये आदमी मेरे साथ जाति, धर्म, मजहब, पक्षपात के हिसाब से व्यवहार नहीं करेगा। ये ऐसे समाज की कल्पना हमारे बुजुर्गों ने, लीडर्स ने और हमारे महात्माओं ने की थी, वही समाज बने, ये मेरी प्रार्थना है। तो ये थे चौधरी विजय प्रताप हमारे समक्ष, जैसा कि आप देख पा रहे थे। काफ़ी बेबाकी से सवालों का जवाब दिया और बता दें बहुत गहन राजनीतिज्ञ हैं, बहुत बारीक समझ रखते हैं। जैसे कि हमने कहा 15 दिन के अंदर 2019 का चुनाव पनडुब्बी की तरह लौड़े थे, तो हालात रहे या सभी जानते हैं और आप भी जानते हैं जो खासतौर बड़खल के निवासी हैं। लेकिन बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।